नमस्कार दोस्तों। उप अंकेक्षक के 69 पोस्ट हैं आपके लिए और आपको इसमें भरसक मेहनत करना है। ये पोस्ट आपको जाने नहीं देना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और सीरियस स्टूडेंट है तो ये पोस्ट आपके लिए बना है। ठीक है, चलिए ये भी हम क्या करने वाले इसको मैं बता देता हूँ। ये अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो पुराने ऑडिटर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सिर्फ क्वेश्चन ही है। मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे पेपर ये जो पेपर दिख रहा है ना, ये पेपर से डायरेक्ट पढ़ा देता, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश आजू बाजू स्पेस नहीं मिलता, तो मैं अपने हिसाब से उसको पूरा टाइप कराऊँ, काफ़ी मेहनत लगाए। टाइप करा के मैं एक एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। चलो देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मीन संगति, कंसिस्टेंसी की अवधारणा क्या है। तो देखो, एक चीज मैं समझाता हूँ। जैसे आप डेप्रिसिएशन के बारे में सुने होंगे। डेप्रिसिएशन जानते हो आप? कोई भी हम मशीनरी लेते हैं, फर्नीचर है या कोई भी प्लांट मशीनरी, कोई एसेट है, कोई भी फिक्स एसेट है, कोई बड़ा सेट है, तो उसके समय के साथ उसके मूल्य में थोड़ी कमी आ जाती है। इसी को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन वाला कोर्स में आप देखेंगे, डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर पढ़ाया। डेप्रिसिएशन वाले में देखना कितने सारे अलग अलग मेथड बताया कि नहीं बताया। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्टेट मेथड, तो अलग अलग मेथड हमने बताया। तो बस मान चलो आप अभी 2025 में एक डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, कौन सा मेथड अपना रहे हो? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर आप बोलोगे कि नहीं 2026 में मैं दूसरा डेप्रिसिएशन मेथड यूज करूंगा, तो नहीं, ये गलत है। अगर आपने 2025 में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया है तो 2026 में भी लगाओगे। इसी को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। समझा? तो क्या बोल रहा है ऑप्शन सी देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये बराबर रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्यों? ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए, अकाउंटिंग आसान हो जाए। समझ आ रही बात? कंपैरिजन आसान करना है। क्लियर है? चलो, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। लेखांकन सिद्धांत और विधियां एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक समान बनी रहनी चाहिए। हर जगह ऑल ऑफ द अबव देख के ऑल ऑफ द अबव मत मार देना। ये पुराने जितने भी एग्जाम हुए ना, हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव देखते हैं और ऑल ऑफ द अबव को टिक मार देते हैं। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस में आपको ऑल ऑफ द अबव दिखेंगे, लेकिन कई बार वो आंसर नहीं होता है। ठीक, तो बहुत अच्छे से इसको तैयारी करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो डेली बेसिस पे है, रेगुलर रेगुलर इनकम। रिवेन्यू रिसिप्ट समझना बात को। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? जो रेगुलर इनकम है, रेगुलर इनकम को रिवेन्यू रिसिप्ट हम कहते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो भाई रेगुलर नहीं है, अचानक से आ जाए कोई, इरेगुलर इनकम बोल सकते हैं उसको। क्या है? इरेगुलर हो, इरेगुलर इनकम। या कैपिटल रिसिप्ट हम उसको बोलेंगे जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। जैसे भाई कि एक रोड बनाने के लिए पैसा आ गया, रोड बनाने के लिए कोई पैसा आ गया, डोनेशन आ गया, ग्रांट आ गया, तो उसको मैं कैपिटल रिसिप्ट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर वार्ड नंबर 17 में रोड बनाने के लिए आ रहा है। क्लियर? तो कैपिटल रिसिप्ट इरेगुलर इनकम और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस। ये सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इनकम है भाई। मान के चलो मैं ही अगर एक कोई कोर्स लॉन्च किया हूं तो इसका कोर्स का एक फीस है, ठीक है, वो फीस आप सब्सक्रिप्शन लोगे, हो जाएगा, तो ये मेरे रेगुलर इनकम है। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये रेगुलर इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी रेगुलर इनकम हो सकती है कि भाई मेरे को बार बार समय समय पे गवर्नमेंट से अनुदान मिल रहा है। लेकिन समझना यहाँ पर देखो, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, खाली डोनेशन रहता है, रेगुलर बेसिस पे डोनेशन आ रहा है, मैं एनजीओ चला रहा हूँ, चल जाएगा, वो मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ किसके लिए डोनेशन आ गया? टूर्नामेंट के लिए, कि भैया जो मैं पैसा दे रहा हूँ ना, ये पैसा इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? स्पेसिफिक पर्पस कि टूर्नामेंट कराना है, क्रिकेट मैच कराना है, फुटबॉल कराना, जो भी हो, तो वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया। इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? ये कैपिटल रिसिप्ट है। बाकी ये तीनों रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, इतना डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बारीकियां नहीं मालूम चलेंगी, आपको कोई ऐसा एक्सप्लेन, तो ये पोस्ट चूक जाएगा आपसे, पोस्ट चूक जाएगा। ठीक है, और ये पोस्ट नहीं जाने देना। 69 पोस्ट मतलब बहुत होता है भाई। और इसलिए देखो, हम सहकारिता उप अंकेक्षक का ये कोर्स लेकर आए, ये फुल कोर्स है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलेंगे। 1 मई से मैं लाइव क्लास भी लूंगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे। जैसा भी सिलेबस हो, अगर आपके में अकाउंट्स तो पूछा ही जाएगा, उसके साथ अगर ऑडिट दे दे, बिजनेस स्टडीज दे दे, इकोनॉमिक्स दे दे, तो भी इसमें कवर हो जाएगा पूरे कोर्स में। और अगर
वो सब ना देके इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, मैथ्स, रीजनिंग जो भी दे, तो भी ये फुल कोर्स में सब चीज कवर होगा बहुत कम फीस पर, केवल 2900। अगर उसका आप वैल्यू देखेंगे, वर्थ देखेंगे, तो आपको कभी महंगा नहीं लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ अकाउंट्स चाहिए, क्योंकि कई लोगों को अकाउंट्स में दिक्कत आता है, बाकी सब एकदम थ्योरेटिकल पोर्शन है, सर पढ़ लेंगे समझ आएगा, तो केवल अकाउंट्स का अलग से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप फुल कोर्स पर ध्यान दें, क्योंकि अगर कुछ भी इधर उधर का सब्जेक्ट रहा, सिलेबस रहा, तो आपको सब इसमें करते बनेगा। ठीक है, तो थोड़े से मेहनत के लिए आप ना चुके, है ना। और ये कैसे परचेस कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लें, डायरेक्ट डाउनलोड करें एप्लीकेशन, वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। या नंबर है, नंबर देखो 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप परचेस कर सकते हो। ये देखो कई लोग पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे कि, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही तो पूछा गया था, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको फॉर्मुला सारे याद आने चाहिए, सारे फॉर्मुला से याद रहना चाहिए। अभी कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है। मैं एक समझाता हूं आपको, मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, ये कपड़े की शॉप है मेरी, ठीक, कपड़े की शॉप है, यहाँ मैं कपड़े बेचता हूँ। मैंने पिछले साल कुछ कपड़े बेचे रहे होंगे, कितने रुपए के, माने चलो 12,000 रुपए के, तो 12,000 रुपए उधारी में मैंने बेचे, 12,000 रुपए मुझे ग्राहकों से लेना है। ये मैं क्या बोलूंगा इसको, अपने को डेटर बोल दिया, इसको क्या डेटर्स है मेरे लिए, क्या है डेटर्स, जो मेरे फर्म के लिए भाई पैसे मुझे मिलने वाले हैं, है ना, जो लोग मुझे पैसे देंगे वो क्या है, डेटर्स। तो कहीं ना कहीं ये ओपनिंग डेटर है कि साल के शुरुआत में मैं देख रहा हूँ कि पुराने मैंने कितने रुपए लेने मुझसे, मुझे बाकी लोगों से, तो बोले 12,000 लेना है, तो ठीक है, ओपनिंग डेटर कितना रुपए है, 12,000 रुपए। साल में मैंने कुछ ना उधार में माल बेच दिया, उधार में क्या बेच दिया, माल बेच दिया, क्रेडिट सेल कर दिया, क्या कर दिया, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना, कैश सेल किया उसको छोड़ो, कि 2 4 5 ग्राहक थे, उनको मैं 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, उन्होंने 10,000 रुपए दे दिया, उससे कोई लेना था नहीं। 20,000 रुपए का मैंने ऐसे सामान बेचा जो उधारी में था, 20,000 रुपए का सामान मैंने कैसे उधारी में दिया, तो 20,000 रुपए का सामान उधारी में दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो डेटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि अभी पैसा नहीं है बाद में देता हूँ, ठीक है, तो मेरे डेटर्स जुड़ जाएंगे। अब बताओ, पहले 12,000 रुपए के थे, अब 20,000 रुपए का और उधारी माल बेच दिया, तो और जुड़ जाएंगे। इसी बीच हो सकता है कि साल में कुछ लोग मुझे पैसा लौटा दें, कि यार एक काम करते हैं, मतलब कुछ ग्राहक आ गए, सर पैसा देना था पुराने कपड़े वाला, मतलब दे दो, बहुत अच्छी बात है। कितने रुपए दे दिए, कि इन्होंने कैश पेमेंट कर दिया, कुछ लोगों ने कैश पेमेंट कर दिया, कैश पे कर दिया, कितना 10,000 रुपए, तो इसको मैं माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा। अब मेरा जो उधारी है 32 नहीं रह जाएगा भैया, 10 घट जाएगा। बोले ठीक है, इसमें और समझना, ये 10,000 कुछ अब थोड़ा डिफॉल्टर टाइप के लोग निकल गए, बोले नहीं देंगे पैसे, जो करना है कर लो, बोले जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे पैसे, तो मैं थोड़ी लड़ने झगड़ने जाऊंगा। ये मान लूंगा कि भैया जो 2,000 रुपये, मतलब मान के चले से बैड डेप्ट हो गया, इसको बोलते अपन बैड डेप्ट, डूबत खाता, वैसे ग्राहक निकल गए, अरे नहीं देंगे पैसे, जो करना, ठीक है छोड़ो मत दो, अमीर नहीं बन जाओगे आप। बोले 2,000 रुपये नहीं दिए, तो इनको भी माइनस करूंगा क्या, तो अब मेरे पास एक्चुअल में मुझे कितने पैसे लेना वो निकल जाएगा, 12 + 20 32,000, और 32 में 12 घटा दोगे 20,000, 20 के 20,000 रुपए मेरे क्लोजिंग डेटर हो गए। ये ओपनिंग डेटर से स्टार्ट किया था, अब ये हो गया क्लोजिंग डेटर। तो यहां पर ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर बराबर कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर, ये फॉर्मूला लिख लेना बहुत काम आएगा, ओपनिंग डेटर प्लस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओपनिंग डेटर प्लस आपने कुछ उधारी माल बेचा, क्रेडिट सेल किया, ठीक है, आपको साल में कुछ पैसे मिल गए, कैश रिसीव्ड, तो वो कैश रिसीव्ड माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस हो जाएगा, अगर कोई बैड डेप्ट है, कोई डूबत खाता है कि पैसे नहीं दूंगा बोल दिया, नहीं मिल पा रहे, तो ये फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन दिया, इसमें बस आपको फिट करना है, जरूरी नहीं हर चीज दिए रहे। इसमें क्या बताया देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 14,828, ये 14,828 रुपए, ये कैलकुलेट सेल्स, सेल्स निकालना आपको, खास करके वो क्रेडिट सेल के बारे में पूछ रहा है, तो क्रेडिट सेल मुझे नहीं दिया है, मैं क्रेडिट सेल को एक्स मान लेता हूं। कैश रिसीव, साल में कुछ मुझे पैसे मिले क्या, हाँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 86,530 रुपए मुझे मिले, ओके, ये मुझे माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, अंतिम शेष, ओपनिंग बैलेंस ये मैंने लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 23,460 रुपए, क्लोजिंग डेटर ये कितना है, 23,460 रुपए है। ये देखो बैड डेप्ट के बारे में कुछ दिया क्या, नहीं दिया तो उसको छोड़ो, मतलब नहीं हुआ होगा, कोई पैसा नहीं डूबा होगा, उसको छोड़ दिए। अब इतने में मैं सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक्स को इधर रख रहा हूं, और ये माइनस को इधर लेके आऊंगा मैं, 86,530, ये प्लस में आ जाएगा क्या, ये तो इधर पहले से प्लस है ही, 23460, और ये माइनस, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा, ये प्लस में इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 14,828।
पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेता हूँ भाई, 0 0 0 आ गया, 3 + 6 9 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, 6 + 3 9 आ गया, 8 + 2 10 आ गया। 1,09,990 में मुझे कितना घटाना है? 14,828 घटाना है, और ये एक्स की वैल्यू है, एक्स हम लोग क्रेडिट सेल माने हुए हैं, ठीक है। तो 0 से ये 8 घटाए, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ से मैं लूंगा एक, 8 में से फिर 2 घटाए 6 बचेगा, 9 में से 8 1 बचेगा, ठीक है। फिर 9 में से 4 5 बचेगा, और एक 0 9, तो 95,162। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? 95,162, ठीक है। तो जिस पैटर्न का एग्जाम में पूछा जाना है, जिस तरीके से पूछा जाएगा, वो पूरा तैयारी कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। आपका काम बस ये बता दूं, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, आपका काम बस पढ़ना है। जितना कंटेंट मैं बता रहा हूं उतना पढ़ना है, आजू बाजू कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी रहेगा। डंके के चोट पे बोलता हूं, क्योंकि मैं स्कोर किया हूं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इन एग्जाम्स में लेके आया हूं। 2 साल पहले ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था, फर्स्ट रैंक रहा उसमें। तो उस पर अच्छा कमांड है, उस कमांड का आप यूज करें, वो मेरे एक्सपीरियंस का आप यूज करें। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि मुझे कोई और पढ़ना पड़ेगा, कोई और किताब, कोई और, कुछ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं जो कंटेंट रहेगा, मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, वो आपके लिए काफी रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कैश बुक की कौन सी प्रविष्टि आवश्यक रूप से खाता बही में पोस्ट नहीं की जाती? विच ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक नॉट बी नेसेसरीली पोस्टेड इन द लेजर? अब देखो, इसमें विड्रू मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग है। ये क्या है? ड्राइंग बोलते हैं। अपने पर्सनल यूज के लिए किए तो भाई वो पैसे निकाले और ड्राइंग्स हो गए, है ना। तो ये बिल्कुल मैं नोट डाउन करना पड़ेगा, विड्रू मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज। अब समझना, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आप समझे होंगे, सुने होंगे। कैश और बैंक कैलम कैश बुक वाला टॉपिक पढ़ाते टाइम में मैं कॉन्ट्रा एंट्री बताऊंगा। आप पैसे निकालेंगे, विड्रू मनी फ्रॉम बैंक, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपके खाते से क्या चलेगा? टू बैंक अकाउंट। ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये उतना प्रभावित नहीं करेगा, एक तरह से समझ लो, जेब से मैंने एक जेब से पैसा निकाला, दूसरे जेब में डाल दिया, बस इतना ही फर्क है। तो कॉन्ट्रा एंट्री को अगर अपन स्किप कर दें, है ना, तो बहुत ज्यादा लेजर में पोस्ट नहीं करें तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा विड्रू मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल, कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से राशि निकालना। बाकी सबका लेजर में पोस्टिंग जरूरी है, इसको नहीं भी लिखें तो चल जाएगा। टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर प्रिपेयर्ड। देखो, प्रारंभिक एवं अंतिम पूंजी खाते ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण कितनी बार तैयार किया जाता है? अभी देखना, जैसे कोई छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन है, उसको क्या एकदम अकाउंटिंग का नॉलेज है? अकाउंटेंट बना हुआ सीए है वो, जो इतना सारा बुक मेंटेन करके रखेगा? नहीं। अरे मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ ये करता हूँ कि भाई मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं ग्राहकों से, वो मैं देखता हूँ। कितने ग्राहकों से मुझे पैसे आ रहे हैं, है ना, मेरी जो बिक्री हो रही है, वो पैसे मैंने रिसीव किए उसको देखा, और जो पैसे मैंने पेमेंट किया बस उतना ही रिकॉर्ड करता हूँ भाई, और ज्यादा मैं ताम झाम उतना समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी उनका भी अकाउंट मेंटेन किया सकता है बाद में, है ना। तो जो प्रारंभिक एवं अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कितनी बार तैयार किया था? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के अपन ट्राई कर सकते हैं। तो भैया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2 बार तैयार करना होता है। एक बार ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और एक बार क्लोजिंग के लिए निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो 2 बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अपने को बनाना पड़ेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 2, आंसर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज पुस्तक पालन की एकल प्रविष्टि प्रणाली। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ जो बुक कीपिंग है, डबल एंट्री जो सिस्टम है जिसमें दोनों पहलू प्रभावित होते हैं, 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों रहता है, वो साइंटिफिक होता है। ठीक इसके विपरीत जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो अनसाइंटिफिक है, ठीक है। जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, आप ऐसी मैं कुछ भी लिखा पढ़ी करके मैं अपने बैंक में जाऊं और बोलूं कि इसके बेसिस पे मुझे लोन दे दो, बैंक वाला से फेंक देगा पाड़ के। रजाओ किसी अकाउंटेंट सीए वगैरह से अच्छा तैयार करके आओ बोले। तो जो डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाकर रखते हैं, वो टैक्स अथॉरिटी के द्वारा अथराइज रहता है, सब जगह मान्य भी रहता है। ठीक उसके ऊपर जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये अनऑथराइज्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। डबल एंट्री सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, उसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत है।
अच्छे लोग जिसको नॉलेज हो उस फील्ड का, उसकी जरूरत है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल रहता है, हर कोई मेंटेन कर सकता है। हम क्या मेंटेन करते हैं? हम सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। ऐसे नहीं कि डबल एंट्री में मेंटेन नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, लेकिन एकदम ईजी है। अरे जो बच्चे आए उनसे पैसे अपन ले लिए, और जिनको कुछ नोट्स वगैरह हमको कुछ प्रिंट कराना है तो उधर पैसे दे दिए, बस यही है। स्टाफ की सैलरी जा रही है, उसको पेमेंट कर दी, बस यही तो सिंपल है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? निम्न में से कौन सी आधारभूत लेखांकन मान्यता नहीं है? समझना, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं और कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चलते हैं, और कुछ प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटेंट के। जैसे नीचे आपको दिखाता हूं, ये पूछा कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो जो मटेरियलिटी कंसेप्ट है सारता, मटेरियलिटी जो कंसेप्ट है ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। क्या है? ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, समझ लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसके अलावा बाकी ऊपर तीनों जो देख रहे हैं, एक्रूअल बेसिस, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, ये सब इसको हम अकाउंटिंग एजम्पशन मान सकते हैं। ये सब क्या एजम्पशन है? अकाउंटिंग एजम्पशन। गोइंग कंसर्न, भैया बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, मान के चल रहे हैं, कल को क्या होना है कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि लंबा चलेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नॉट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? निम्न में से कौन सा खाता लाभ हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा? कौन सा नहीं किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। अब देखो समझो, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। याद आ रहा है आपको ट्रेडिंग अकाउंट? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पर क्या लिखते हैं अपन? बाई सेल्स, जितना भी सेल्स हुआ उसको अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और क्या होता है? बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर इधर कुछ लॉस हो गया तो इधर लॉस आएगा, अदरवाइज नहीं है ना, दोनों लॉस और प्रॉफिट एक चीज एक साथ नहीं आ सकती। इधर क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक आएगा। और क्या अमाउंट आएगा? टू परचेज आएगा, है ना, इसमें परचेज रिटर्न घटाएंगे और सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा देते हैं। और क्या आता है? इधर पूरे खर्चे आएंगे, फ्राइट के खर्चे, टू ऑक्ट्राई, ये फॉर्मेट बता रहा हूँ याद रखना, ऑक्ट्राई के, फ्राइट के खर्चे हो गया। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सब इधर ही में आता है। ठीक, उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या है? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसके बाद यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। यहां से अपन पीएनएल अकाउंट बनाना चालू करेंगे, फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब इधर लिखेंगे। तो जो बैड डेप्ट है, जिसको भाई डूबत खाता बोल दिया, वो पैसा नहीं मिलने वाला, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं, ट्रांसफर करता हूं। डिस्काउंट अलाउड, मान चलो मुझे 1000 रुपए किसी ग्राहक से लेने थे, मैं 900 रुपए लिया और 100 रुपए उसको छूट दे दिया, तो 100 रुपए तो भाई वो तो मुझे मिल सकते थे, लेकिन मैंने उसे छूट दे दिया, तो क्या मेरे लिए नुकसान है? खर्चे हैं जी, बिल्कुल खर्चे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डेबिट साइड में। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, संचित मूल्य ह्रास खाता, ये पीएनएल अकाउंट वगैरह में नहीं जाता, ये बैलेंस शीट में जाता है। ये बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, बैलेंस शीट में अपन चाहे तो इसको मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस शीट का आइटम है ये। तो पूछ रहा है कौन सा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा पीएनएल अकाउंट में, तो ये बैलेंस शीट वाला आइटम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं मार देना। वही बोला, इतना डिटेल में आपसे पूछा जाएगा ना, और पूछा ही जाएगा, ऑडिटर बहुत अच्छा पोस्ट है, उसमें आपको ये समझ को चेक किया जाएगा। उसके लिए जरूरी आप एकदम खोद खोद के एक एक चीज को पढ़े, डीप में पढ़ें, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा, आप जो भी कंटेंट पढ़ें, किताब से पढ़ें, उसमें सार देखना पड़ेगा, है ना, कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और ये चूक हुई फिर आप भूल जाइए। देखो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एकदम अच्छे तरीके से, एक 2018 का भी एग्जाम हुआ, जितने भी नॉर्मल एवरेज एवरेज स्टूडेंट थे ना, वो भी सिलेक्ट हो गए थे, बिलो एवरेज, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई हम हमारे लिए कोई गवर्नमेंट जॉब बना, लेकिन कॉमर्स वाला पूछा, बाकी कोई दिला नहीं पा रहे, तो कॉमर्स में उतना नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते, तो नॉर्मल कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो गए, जिनका पढ़ने लिखने को लेना नहीं। क्यों? लास्ट टाइम में कॉमर्स वाला पढ़ लिया, जो सिलेबस था पढ़ लिया, भाई कंपटीशन में बराबर हो गया ना। तो बस ये भी, ये अवसर आप नहीं चूकने दे सकते, ठीक है। चलो, और बता दिया, आप पूछते हो ना सर कहाँ से कैसे परचेस करें, अगर कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर आप कॉल कर ले, 7770123687, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मतलब जो भी जानकारी है। नहीं तो डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन है हमारा योगेन साहु क्लासेस नाम से, योगेन साहु क्लासेस ऐप है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। हाँ, टेस्ट सीरीज आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। 9वां सवाल देखो, फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट? रिटर्न ऑफ मतलब वहां से उसको समाप्त कर देना भाई, राइट ऑफ कर देना, ठीक है, पूरा उसको एडजस्ट कर देना। तो ध्यान रखना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है,
इससे हम लोग जो भी इशू ऑफ शेयर का खर्चा है, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करते हैं। दो तीन चीजें आप लिख लेना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या क्या अपन राइट ऑफ करते हैं। तो पहला तो एक्सपेंस किससे रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड हम जितना एक्सपेंस रहता है उसको राइट ऑफ करते हैं। दूसरा एक्सपेंस किससे रिलेटेड, डिस्काउंट अगर अपन कुछ दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर उसमें खर्चे, और एक बोनस शेयर से रिलेटेड खर्चे को भी अपन इसमें से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब एकदम डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, तब इस टाइप के सवाल पूछेंगे बनेंगे आपसे। द वर्किंग एरिया ऑफ जॉइंट वेंचर इज, देखो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप दोनों में मैं अंतर बताता हूं। जैसे एक बात समझने, एक उदाहरण एकदम इजी एग्जांपल दूंगा आपको, समझिएगा बात को। मान के चलिए गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आया, छोटा मोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया यहाँ पार्क में ना आपको ऐसा कुछ जिम वाले कुछ इक्विपमेंट लगा देने, डिजाइन बना देने। वो ज्यादा नहीं, 2-4 महीने का काम था। कितने महीने का काम था, 2-4 महीने के लिए। अब मुझे लगा कि भाई मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं खर्च करने के लिए, और एक आध में ऐसा आदमी देख रहा हूँ जिसको थोड़ा आइडिया हो कि कहाँ से क्या जिम वाले सामान आएंगे और पार्किंग में कैसे काम करते हैं, बोला ठीक है। तो मैं एक आदमी ढूंढा, उस आदमी को मैं क्या बोला कि भाई ऐसा ऐसा काम है, 2-3 महीने का, 2-3 महीने हम लोग दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। बोला ठीक है भाई। तो हमारा कोई लंबा टाइम का काम नहीं चल रहा कि साल दर साल अपन, जैसे मान चलो मैं तामे सर के साथ मिलकर पार्टनरशिप चालू कर लिया, योगेन साहब क्लासेस अभी संस्था बनाते हैं और इसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे, काम करेंगे 10-15 साल। तो वो जो लंबे टाइम के लिए वो पार्टनरशिप हो गया। जो शॉर्ट टाइम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग जुड़ते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग जुड़ते हैं, वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। तो जॉइंट वेंचर शॉर्ट टाइम के लिए हो जाता है, पार्टनरशिप लंबे समय के लिए हो जाता है। जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये डिटरमाइन बाय पर्पस आंसर होगा। संयुक्त शासन का कार्य क्षेत्र होता है डिटरमाइन बाय पर्पस, कोई एक पर्पस के लिए जुड़ते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये पूरा एक टेम्पररी बिजनेस है, समझ लो, है ना। एक क्या है, टेम्पररी बिजनेस है और शॉर्ट टर्म है। जैसे भैया पार्क वाला काम हो जाएगा हमारा अलग। और याद रखना, जो पार्टनरशिप के अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। कंपनी के जो मालिक है उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। और ज्वाइंट वेंचर के जो अंदर काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं को वेंचर्स। क्या बोलते हैं, को वेंचर्स। ये देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक्स लिमिटेड यूजिंग फॉलोइंग डिटेल। अब ये क्वेश्चन आप आएंगे ना, तो मेरे को मालूम है कि 90% अच्छा पढ़े हुए भी इसको गलती कर बैठेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा तब बोलोगे हाँ ठीक, सिरा ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए था। बाकी मुझे मालूम है कि 90% लोग इसको गलत कर देंगे। अब इसको मैं बताता हूँ इसमें क्या ध्यान देने की जरूरत है। ये थोड़ा छोटा कर लिया। विक्रय जो सेल्स है वो 2,80,000 रुपए का, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 25%। जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पे कितना है, 25%। बस इस बात को याद रखेंगे, और बाकी सब डिटेल तो यहाँ पे दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट ज्ञात करना है ना, शुद्ध लाभ ज्ञात करना है। ये देखो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 25% ऑफ सेल्स, ये दिया हुआ। अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट बना दिया था। तो इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। इसी डायरेक्ट एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी जुड़ा हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जुड़ा हुआ है, और क्या फैक्ट्री चार्ज जुड़ा होता है ना, फ्राइट वगैरह, फ्राइट ऑक्ट्रा, ये सब जुड़े होते हैं, कैरिज इनवर्ड जुड़ा होता है। इधर क्या आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में, बाई सेल्स हो गया और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तब जाके यहाँ पर क्या बचेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ये सबको जोड़ेंगे और इधर को घटाएंगे, तब जाके अपने पास क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट करके ट्रांसफर होता है। अब मुझे ये बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट पहले से बता दिया 25% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है, 2,80,000, तो 25% यानी कि 25/100 कितना सेल्स का, और सेल कितना है, 2,80,000 है। तो ये बताइए 25 से 4 बार में गया और 4 से 7 बार में गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे निकल कर आगे कितना, 70,000 रुपए। मेरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मैं सकल लाभ कितना है, 70,000, सकल लाभ 70,000 है। अब जब मुझे यहाँ पर 70,000 तक पहुंचा दिया गया है, तो ये बताओ इसमें ये सारे खर्चे जुड़ गए होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे खर्चे एडजस्ट हो गए होंगे, इसको मेरे दोबारा को चेकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, इधर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इधर से कोई लेना देना नहीं है, तो इस खर्चे को मैं जबरदस्ती नहीं जोड़ूंगा। ओपनिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है,
उसको ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ वाला हिस्सा निकल चुका है। तो ये ऊपर का दो कोई काम का नहीं है। और मैं बता दूं जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम हुए ना जिसमें अकाउंट्स के सवाल पूछे गए, जानबूझकर ये सब कंसेप्ट डाला गया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। और मुझे मालूम है जितने डेटा दिए रहते हैं बच्चों को क्या लगता है, इवन मुझे भी ये लगेगा अगर मुझे एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक एवरेज में पढ़ा हुआ हूँ, तो ये लगेगा कि जो जो डेटा दिया भाई कुछ ना कुछ प्लस माइनस करने के लिए तो दिया ही होगा, तो जबरदस्ती का नहीं घटाना, ये सब आपको इतना डिटेल में मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक, अब ये क्लियर हो गया। तो अब देखो आगे क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा जो भी बच गया वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बचेगा। तो सेलिंग एंड, तो ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 में मैं क्या क्या घटाऊंगा, मैं 20,000 रुपये घटाऊंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का, जी बिल्कुल। मैं प्रशासनिक व्यय घटाऊंगा 10,000 का, जी बिल्कुल घटाऊंगा 10,000 रुपये। मैं फाइनेंशियल एक्सपेंस और कुछ खर्चे हुए 5,000 रुपये उसको घटाऊंगा, जी बिल्कुल घटाऊंगा। मैं डेप्रिसिएशन को घटाऊंगा, बिल्डिंग पे जो लग गया, जी बिल्कुल 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी घटाऊंगा। मैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये भी प्रोविजन बनाते हैं, ये भी नुकसान होता है, मैं 4,000 रुपये को घटाऊंगा, इसको भी घटाऊंगा, ये भी मेरे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो 70,000 में कितने रुपए घटा दिए, 20 प्लस 10 30, 30 30 5 35, 35 प्लस 6 41, 41 प्लस 4 45, टोटल ये 45,000 मैं एक साथ माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 70,000 में 45,000 घटा दोगे कितना बचेगा, 25,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 25,000। ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 25,000 रुपये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इतना डिटेल में पढ़ना है भाई आपको, है ना। चलिए, द पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये क्या है, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा, है ना, छूट खाते के डेबिट पक्ष में। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन इज ट्रांसफर टू, पूर्ण मूल्यांकन पर। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत कब पड़ती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत दो टाइम पे पड़ेगी। जब भैया कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, या कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम में, तब रिवॉल्यूशन मतलब क्या, हम अपने एसेट्स को लायबिलिटी को फिर से वैल्यू किए, रीवैल्यू किए, देखे उसका क्या फायदा नुकसान है, सब चीज डिटेल निकाले, और उसको वो जो फायदा है रिवॉल्यूशन का, चाहे फायदा हो या लॉस हो, उसको पुराने पार्टनर्स को बांट देना। तो ध्यान रखना जो प्रॉफिट और लॉस होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स को बचता है, क्योंकि उस टाइम तो वही थे ना। तो हमेशा याद रखना, ये इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, आउटगोइंग वाले में नहीं करते, किस में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करते हैं, क्योंकि पहले वही ओल्ड पार्टनर ही चला रहे थे। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, एकदम से याद रखेंगे आप। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज, फर्म के विघटन पर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि के भुगतान का क्या क्रम है। ये क्रम हमेशा याद रखना, जब भी जैसे डिसोल्यूशन करना है, डिसोल्यूशन मतलब सब भाई बोरिया बिस्तर बांध करके पैक कर दिए, सब जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोड याद रख लेना, ECLC करके आप याद रखना, ECLC। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को निपटाया जाता है, उसको पेमेंट किया जाता है। उसके बाद जो मतलब सबसे पहले जो खर्चे हो रहे उसको देखेंगे, फिर जो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमको पैसे देने उनको देखेंगे, उसके बाद जो बड़े लोन है उसको, तब जाके फिर लास्ट में क्या कैपिटल को पे किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है, ECLC करके आप याद रखेंगे, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, लोन और कैपिटल, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो भी एक्सपेंस आया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पेमेंट और डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये पहले नंबर पर रहेगा, है ना। तो पहला क्या आ गया, 4। फिर देखो एक्सपेंस के बाद क्या, क्रेडिटर, तो पेमेंट टू क्रेडिटर ये करना है, तो 4 के बाद 1 आ गया। उसके बाद पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, तो पहले लोन आएगा, है ना, यानी कि 3। सबसे लास्ट में कैपिटल होगा, तो 4 1 3 2 इसका आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2 ऑप्शन बी। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये सब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पर्सन कैरिंग ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस आर कॉल्ड, पार्टनर्स किसके होते हैं, पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के होते हैं, किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं। को वेंचरर्स जॉइंट वेंचर्स बिजनेस के मालिक को क्या बोले, को वेंचरर्स कहते हैं। इसका आंसर को वेंचरर्स हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन भी देखो कितना अच्छा घुमाने के लिए दे दिया। गुडविल ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट ₹30,000। ठीक है, तो एक्स और वाई दो लोग हैं, बोले उसका 30,000 रुपये गुडविल आ रहा है। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स 12,000 रुपये बुक में अपियर कर रहे हैं। जेड को
1/4 शेयर के लिए एडमिट किए, व्हाट अमाउंट इज ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए, ख्याति के लिए कितने रुपए लेके आएगा? अरे इससे 12,000 छोड़ो, वो 30,000 रुपए गुडविल का वैल्यूएशन था। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आई? 30,000 रुपए। उसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है? 1/4। तो उसको कितने रुपए लेने के आना पड़ेगा? 30,000 का 1/4 करोगे 7,500 रुपए बस उसके हिस्से में आएगा, वही वो लेकर आएगा। ठीक है, वो बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सी त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? मैं बताया कौन सी करती है, तो कौन सी करती है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट? जिसमें एरिथमेटिक एरर हो। क्या एरर हो? एरिथमेटिक एरर हो। और याद रखना जो एरिथमेटिक एरर नहीं है वो कोई भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। जैसे देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांत की जो त्रुटि है वो इफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को। एरर ऑफ कमीशन ये इफेक्ट नहीं करती। एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, ये एक एक चैप्टर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं अपने कोर्स में, ठीक है, तो वहां से उसको पढ़ना फिर और आपको इजी लगेगा। बाकी ऐसे एक्सप्लेनेशन भी देखते चलें। तो राइटिंग एन अकाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, ये इफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। बाकी जितने अरिथमेटिक है, टोटलिंग हो गया, बैलेंसिंग हो गया, ये सब इफेक्ट कर देगा। 18वां क्वेश्चन, ये काफी डीप हो गया, इतना कोई याद रखे नहीं रखे। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेरियस मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर मेंशन। देखो आपके कई सारा चीज हो सकता है अकाउंट्स में कुछ सिलेबस में मेंशन नहीं भी हो, लेकिन फिर भी वो बहुत जगह से सवाल बने, और इसका अंदाजा मैं पहले से लगा के गया था। मैं बताया लास्ट टाइम जो 75 मार्क्स का अकाउंट्स वाला हुआ था तो उसमें मेरा 75 में 75 था। एक आध दो क्वेश्चन विलोपित कर दिया, उसको छोड़ दो, बाकी पूरा मार्क्स सही था। तो मैं मान रहा हूँ 75 में 75 सही। तो उसमें मैंने सारा अंदाजा लगाया, एज्यूम किया कि यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये वाला सवाल भी सही हुआ था, ठीक है। क्यों आपको ऐसे एज्यूम करके चलना पड़ेगा? भाई सिलेबस में दिया नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं, आपको एक्सपेक्ट करके चलना है। इसलिए मैं बोला जितना पढ़ाऊंगा उतना काफी रहेगा। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 40 से लेके 44 में क्या दिया है उसको मैं पहले बता देता हूँ। तो ये सब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म की बात की गई है, मतलब बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए। तो 40 आर्टिकल 40 या सेक्शन 40 में क्या दिया है? एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट के तहत कैसे करेंगे। उसके बाद 41 में कंपलसरी, मजबूरी हो जाए, करना पड़ जाए, कंपलसरी डिसोल्यूशन की बात की गई है। 42 में कोई आकस्मिक कुछ घटना हो गई, कंटिजेंसी की बात हो गई तो। 43 में नोटिस के तहत, कहीं से नोटिस आ गया भैया बंद करना, वो नोटिस वाला बात है। 44 में कोर्ट के तहत। तो ये तो पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर मेंशन इन कौन से सेक्शन? 40 से 44 में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर ट्रू इन रेफरेंस टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक? क्या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं भैया? एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है और एक डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है। तो कौन सा अधिक सत्य है? ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो पेमेंट साइड रिसिप्ट साइड वाली बात ही नहीं उठती है। ट्रेड डिस्काउंट रिसिप्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जी बिल्कुल ये बात सही है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते ही नहीं है। और 20वें क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, ये अवसर आप चूक नहीं सकते, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। और मुझे मालूम है, मैं ये टारगेट लेके चलो कि 69 पोस्ट होना, 69 का 69 हमारे यहाँ से निकल जाए, ये मैं एक जिद ठान लिया हूँ। मैं सोचा हूँ कि 69 बच्चे यहाँ मेरे से जुड़ जाए, और कोशिश करूंगा मैं, चाहे लाइव आकर हो या कॉल में बातचीत करके हो, जितने स्टूडेंट जितने पॉसिबल हो पाएंगे मैं रैंडम कॉल लगाऊंगा और जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि 69 पोस्ट जो है वो पूरे मेरे स्टूडेंट भर दे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ कंटेंट अगर आप मिस कर दोगे तो इतना है कि चूक जाओगे, ठीक है। तो इसमें मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, ठीक। तो ये जरूर आप परचेस करें, पूरे सिलेबस के लिए आप ये फुल कोर्स परचेस कर सकते हो। और केवल आपको लगता है किसी अकाउंट्स चाहिए तो ये अकाउंट्स के लिए ये वाला कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। बाकी कैसा भी सिलेबस रहे, फुल वाले में हर चीज डलेगा और अकाउंट्स वाले में सिर्फ अकाउंट्स का पोर्शन रहेगा। अ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिजल्ट इन, देखो बताओ, डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट। देखो हम डेब्ट्स के लिए, डूबत खाते के लिए क्या प्रोविजन बनाते, तो हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, समझ लो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। अब पहले मैं 10,000 रुपए का खर्चा करता था, अब अगर मुझे सिर्फ 8,000 रुपए खर्चे करने पड़ गए तो मेरा 2,000 रुपये बच गया कि नहीं बच गया? बच गया कि नहीं बच गया? तो ध्यान रखना, ये मेरा प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? जी बिल्कुल बढ़ाएगा, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, लेकिन ये 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये 20 क्वेश्चन करीब करीब 100 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो एक्सप्लेनेशन के तहत आपका पूरा उसके पीछे कंसेप्ट भी क्लियर होते चल रहा होगा।
अब थोड़ा फेमिलियर लगेगा। आप नॉर्मल टॉपिक भी नहीं पढ़ोगे ना, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो उसके पीछे मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एप्लीकेशन है योग एंड साउ क्लासेस, यहाँ डाउनलोड करिए। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड वाला चैनल है ये योग एंड साउ क्लासेस। और ये कॉन्टैक्ट नंबर 8770123687 ये नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।